हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। अब तक अपने जो चल रहा था ये 010101 वाला कंसेप्ट, मतलब अपनी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी वो अपनी अब ख़त्म हो चुकी है और अब अपन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे पार्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन बात करते थे डिजिटल काउंटर्स की, माइक्रोवेव्स की, वॉशिंग मशीन की, जिनके अंदर भी डिजिटल जो सेगमेंट्स लगे हुए थे उन सब की बातें अपन करते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और दूसरा जो पार्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिसके अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, इंडक्टेंस, इन सब की बातें होती है, वो होती है अपनी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अच्छा, जो अपनी सेकंड यूनिट है उसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं अपन ऑप एम्प। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब संक्रियात्मक प्रवर्धक। पढ़ेंगे इसके बारे में, पर पहले बेसिक आइडिया लगा ले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो अपन पढ़ के आए हैं प्रीवियसली चीज़ें, और जो चीज़ें अपन को यहाँ पे काम आने वाली है पहले अपन थोड़ा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं अपने टॉपिक ऑप एम्प की तरफ। ठीक है, तो देखो, इंट्रोडक्शन टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इंट्रोडक्शन के अंदर तो क्या ही कराए, तुम सब जानते हो, जो भी अपनी डिजिटल डिवाइसेस के अलावा जितनी भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो सारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करती है। इसके अंदर 0101 वाला कंसेप्ट नहीं होता है, मेन चीज़ उसे पक भी जाते हैं अपन, कितने दिन पढ़ लिए उस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिजिटल को। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे नेट के अंदर 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ पे तो आते ही है 20 का तो फिक्स है ही, और 5 नंबर का कहीं ना कहीं मिक्स होके आ जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि वो मिक्स होके नहीं आता, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर मिक्सिंग आती है 5 नंबर वाले की। तो 5 नंबर और 20 नंबर मतलब 25 नंबर का वो जो कंसेप्ट था अपना, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर अपन ने पढ़ा है 3 चीज़ें अपन मेनली पढ़ते थे। एक तो R, एक C और L। R अपना क्या होता था? रेजिस्टेंस। C अपना क्या होता था? कैपेसिटेंस। और L को अपन क्या बोलते थे? इंडक्टेंस। याद आई हल्की हल्की चीजें? रेजिस्टेंस होता था, किस टाइप का होता था? रेजिस्टेंस अपन इस टाइप का बनाते थे, प्रतिरोध। सी, कैपेसिटेंस किस टाइप का बनाते थे अपन? इस टाइप का। और एक होता था इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अपन किस टाइप का बनाते थे? इस टाइप का। ये क्या था अपना? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, एक चीज होती थी V, एक होती थी I। V क्या होता था अपना? वोल्टेज, वेलोसिटी होता था क्या? वोल्टेज होता था। और I क्या होती थी अपनी? करंट। ठीक है, अच्छा, जब रेजिस्टेंस अपने पास अवेलेबल होता था तो अपन वोल्टेज कैसे निकालते थे? मतलब जैसे अपने पास रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है और वो बोलता है कि अपन को तुम वोल्टेज फाइंड करके बताओ, तो रेजिस्टेंस की अवेलेबिलिटी पे अपन वोल्टेज कैसे फाइंड करते थे? V इक्वल्स टू IR से। और इसको एक नाम भी दिया गया था, क्या नाम दिया गया था इसको? ओम्स लॉ। ये जो अपनी ऑप एम्प वाली जो यूनिट है, इसके अंदर से कभी कभी पूरे 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और 2 नहीं आए तो 1.5 क्वेश्चन तो इसका पक्का है। और जो आधा क्वेश्चन की मिक्सिंग होती है वो होती है डिजिटल वाले से। ठीक है, तो मतलब जैसे ही अपनी ऑप एम्प वाली यूनिट खत्म होएगी, अपने सेक्शन A के लगभग 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे।
और जो तुम्हारे पास 2 सेक्शन होते हैं पेपर के अंदर, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो तुम्हें सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करने होते हैं और बी से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना ताकि लगभग हो जाए, ठीक है। V क्या होता है? वोल्टेज, I करंट और अच्छा रेजिस्टेंस। जब अपन को रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड होता था तो अपन उससे V वोल्टेज कैसे निकालते थे? V इक्वल्स टू IR, और इसको बोलते थे अपन ओम्स लॉ। ओम ने बताया था ये नियम। कैपेसिटेंस के लिए Q इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे? CV। मतलब जब वोल्टेज निकालनी होती थी तो Q बाई C, और इसको C से शो कर सकते हैं कि VC, मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस। और इंडक्टेंस के अंदर क्या होता था? VL से शो कर दे तो VL क्या होता था? L DI अपॉन DT। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, और नहीं याद है तो अभी इसी लेक्चर के साथ याद करते हुए चलना, क्योंकि ये अपन को आगे और इसमें ऑप एम्प के अंदर बहुत काम में आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखो, जब अपने पास जैसे 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, 3 मान लो, 3 रेजिस्टेंस है, तो उनको अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते थे, तो इफेक्टिव R अपने पास क्या आएगा? R1 R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाएंगे तो 1/R क्या आएगा? 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। फिर अगर अपने पास 3 कैपेसिटेंस हो, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटेंस अगर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो इसके लिए क्या होता था? 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये 1/ क्यों होता था अभी बताते हैं। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि C क्या होता था? 1/j⍵C, सॉरी XC। अच्छा, इसके लिए 1/C, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होएगा तो 1/C क्या आता था अपने पास? C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसी टाइप से अगर इंडक्टेंस, 3 इंडक्टेंस अवेलेबल है अपने पास और उनको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करेंगे तो L क्या हो जाएगा अपने पास? L1 प्लस L2 प्लस L3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करेंगे तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और इंडक्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये अपने वोल्टेज कैसे डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। इनको शो कैसे किया जाता है ये वाली चीज़ें हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, जो अपना R होता है वो तो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको XC से शो करते हैं अपन। देखो, कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है उसको रेजिस्टेंस ना बोल के अपन रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये कैसे दिया जाता है? 1/j⍵C। J क्या होता है? जो नॉर्मल अपना आयोटा होता था वो होता है, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और C अपना क्या है? कैपेसिटेंस की कैपेसिटी। और XL कैसे शो करते हैं अपन? मतलब इंडक्टेंस के अंदर अवेलेबल रेजिस्टिविटी, वो j⍵L से, ठीक है। मतलब C जब इंक्रीज होएगा XC डिक्रीज करेगा, L जब इंक्रीज होएगा XL डिक्रीज करेगा, सॉरी L जब इंक्रीज होएगा तो XL भी इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज होएगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके अलावा और अपन क्या पढ़ते थे उसके अंदर? अच्छा, एक चीज़ ये देखो, ओमेगा क्या होती है अपनी? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2πf, ठीक है।
तो एक्स सी अपना क्या हो गया 1/2 एफ सी और एक्स एल अपना क्या हो गया 2 एफ एल। अपने पास दो टाइप के अपने पास करंट दो टाइप से फ्लो करती थी, एक तो डीसी में, एक एसी में। एसी में डीसी मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो करती थी और एसी के अंदर क्या होती थी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको अपन बोलते थे। मतलब किसी विशेष कला कोण के साथ वो किसी विशेष आयाम के साथ प्रवाहित होती थी। ठीक है, मतलब डीसी का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कांस्टेंट है और एसी का मतलब क्या हो गया ये इस टाइप से जा रही है। ठीक है, तो डीसी एसी दो करंट होती थी। डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो अपने पास क्या होती थी सीधी जा रही है, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होती थी 0। और एसी के अंदर फ्लक्चुएट करती होती जाती थी, तो एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती थी अपने पास, मतलब 0 नहीं होती थी। और अच्छा हाँ, तो ये चीज़ है ना। अब देखो इसके अंदर देखते हैं अपन कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अंदर देखते हैं ये चीज़। देखो एक्स सी क्या होता है 1/J2πfc और एक्सएल क्या होता है J2πfl। ठीक है, अपन कह रहे हैं डीसी के अंदर तो फ्रिक्वेंसी क्या है अपने पास 0 और एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी अपने पास क्या है ≠0। ठीक है, देखो फॉर डीसी एक्सिस सी में जब फ्रिक्वेंसी 0 करोगे, आप ये 0 करोगे, फ्रिक्वेंसी 0 करोगे तो एक्सी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। फॉर डीसी चेक कर रहे हैं अभी अपन ओनली, एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। एक्स एल जब तुम चेक करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, फॉर एसी कुछ फ्रिक्वेंसी है अपने पास। ठीक है, तो कुछ फ्रिक्वेंसी है अपने पास, तो एक्सी ≠0 होएगा। एक चीज एक्स्ट्रा लिखती शायद, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर अपन इनफाइनाइट ले, एक्स एल के लिए एसी के लिए अगर अपन फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट ले और डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 0, तो अगर डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 है तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा और एक्सएल 0 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर एसी की फ्रिक्वेंसी, मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए अपन इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो अगर एसी की फ्रिक्वेंसी अगर इनफाइनाइट ले तो एक्सी अपने पास क्या हो जाएगा एक्सी अपने पास हो जाएगा 0, सॉरी एक्सएल, एक्सी रे बाबा, और एक्सएल अपने पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब जब अपन डीसी की बात करेंगे, जो अपना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है अपना, एक तो कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। जो अपना कैपेसिटर है उसके अंदर एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और एक्सएल की वैल्यू 0 होती है। मतलब जो कैपेसिटर है वो डीसी को पास नहीं करेगा, लेकिन जो इंडक्टर है वो अपना डीसी को पास करेगा। मतलब कैपेसिटेंस से डीसी करंट फ्लो नहीं करती है, इंडक्टर से डीसी मैक्सिमम नंबर के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, फिर दूसरा है एसी के लिए, तो कैपेसिटर से एसी 0 आ रही है, मतलब नहीं फ्लो करती है। कैपेसिटर एसी को पास नहीं करता है, लेकिन जो अपना वो है इंडक्टर है वो अपनी एसी को पास करता है। एसी को नहीं पास करता है। कैपेसिटर अपना डीसी को पास नहीं करता है,
AC को जाने देता है, मैक्सिमम AC निकालता है ये, ठीक है, ये DC और ये AC। और इंडक्टर है वो अपना DC को मैक्सिमम DC पास करता है, लेकिन ये AC को ये पास नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ में आई। इसके अलावा एक और चीज़ देखो इसके अंदर। अच्छा पहले इसको समझ लो, अपन ने देखा क्या क्या है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज और करंट, ठीक है। जब अपने पास रेजिस्टेंस की अवेलेबिलिटी हो तो ओम के नियम से V = IR निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस के अंदर VC = होता है Q/C, और इंडक्टेंस के अंदर L जो अपना होता है वो क्या होता है LdI/dt, ठीक है। अगर अपन को बहुत सारे रेजिस्टेंस गिवन हो या बहुत सारे कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस गिवन हो तो अपने पास क्या होता है, अगर सीरीज में कंबाइन करना है तो R1 + R2 + R3 या 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 या L1 + L2 + L3, और पैरेलल में करना हो तो इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट चीज XC होता है अपना 1/jωC और XL होता है jωL। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, 2πf से इसको शो करते हैं। DC की फ्रिक्वेंसी 0 होती है और AC की फ्रिक्वेंसी अपन टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलते हैं। अगर DC की फ्रिक्वेंसी 0 है तो जो अपना कैपेसिटर है वो DC को फ्लो नहीं करने देगा और AC को मैक्सिमम फ्लो कराएगा। इसी टाइप से अगर अपने पास इंडक्टर है तो वो DC को फ्लो कराएगा मैक्सिमम और AC को ये फ्लो करने नहीं देगा। अच्छा नेक्स्ट चीज अपन इसके अंदर पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी अपने पास मतलब ऐसे सीधी सीधी करंट आ रही थी अगर किसी के अंदर, तो सीधी सीधी करंट निकालने के लिए अपन V = IR या फिर जो भी अपन को फॉर्मूला चाहिए था तीनों में से वो लगा देते थे और डायरेक्ट अपनी करंट फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन जो लूप वाली कंडीशंस बन जाती थी, मतलब कुछ बड़ी कंडीशंस आ जाती थी और उनको अपन इजीली उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए किरचॉफ ने अपन को 2 रूल्स दिए थे, 2 लॉ दिए थे, उनको अपन बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो अपना क्या था, फर्स्ट लॉ था, उसे अपन जंक्शनल लॉ भी बोलते थे, जंक्शन लॉ। और या फिर इसको अपन क्या बोलते थे, करंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे कोई ये नोड पॉइंट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर होता था समीशन I = 0। समीशन I = 0 मतलब इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, आने वाली बराबर जाने वाली। और तुम्हें एक चीज बता दूं, जो अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 1 0 1 0 1 पे काम कर रहे थे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है अपना, जो इसके जितने भी एप्लीकेशंस है वो सारी चीज़ें, मतलब तुम ऐसे मान लो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आने वाली बराबर जाने वाली। मतलब जब तक तुम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते हो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस नोड पॉइंट पर जितनी आने वाली करंट है और जितनी जाने वाली करंट है, कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, पूरा ऑप एम्प सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो तो समीशन आई, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे इस पर एक तो ये है, अपन ने इसके ऊपर 6 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, ठीक है, इसके ऊपर I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है और I6 जा रही है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ अपन क्या जानते हैं, आने वाली बराबर जाने वाली, मतलब आने वाली कितनी है, इस नोड पॉइंट पर आने वाली कितनी है, I1 I2 I3, I1 I2 I3, ठीक है। जाने वाली कितनी है, I4 I5 I6, I4 I5 और I6, ठीक है। आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट, या फिर इसको समीशन I के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, I4 I5 I6 इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ये सेम एग्जाम्पल जब अपन किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ते थे 9th क्लास के अंदर, 9th के अंदर पढ़ते थे, 9th 10th के अंदर पढ़ते थे, ये सेम एग्जाम्पल लेते थे अपन, ठीक है। तो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन को इस टाइप से गिवन है, ये 2 लूप है, इस पे I1 आ रही है, इस पे I2 आ रही है, और इस पे I3 जा रही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, समीशन I क्या हो जाएगा अपने पास, I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 जा रही है, मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या हो गया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सेकंड है अपने पास किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, समीशन V इक्वल्स टू 0, मतलब समीशन IR इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसके अंदर एक एग्जांपल ले अपन, ये R1, ये R2, ये R3, ये E1, ये E2, ठीक है। R1, R2, R3, E1, E2। इसके अंदर जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसको लूप से सोल्व करते हैं, मतलब जैसे एक लूप अपन ये मान ली, एक लूप अपन ने ये मान ली, दूसरी चीज़ अपन अपनी तरफ से करंट मानते हैं, तो जैसे I1 जा रहा है इसके अंदर तो अपन ने I1 करंट मान ली, ठीक है। I1 यहाँ से जा रही है, I2 यहाँ से जा रही है, I1 इस वाले पॉइंट पे आ रही है मतलब पॉजिटिव है, जा रही है मतलब निगेटिव है, तो इस वाले के ऊपर जब आएगी तो I1 माइनस I2 जाएगी क्या, इस पर I1 आ रही है पॉजिटिव है, इससे I2 जा रही है निगेटिव है, तो इस वाले के अंदर जो जाएगी वो I1 माइनस I2 जाएगी, तो I1 माइनस I2। ये अपनी लूप फर्स्ट और ये अपनी लूप सेकंड। जब इसको सोल्व करते थे तो कैसे करते थे, देखो पहले करते थे अपन लूप फर्स्ट के लिए सोल्व और फिर अपन करते थे लूप सेकंड के लिए सोल्व। लूप फर्स्ट के लिए जब सोल्व करोगे
तो ध्यान रखते थे कि जिधर से डायरेक्शन जा रही है उधर से साइन लेते हुए जा रहे थे। अगर जैसे करंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है और अपन ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रही है तो साइन निगेटिव लेना है, और अगर अपन ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रही है तो साइन पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इधर से शुरू करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस E1, फिर करंट की डायरेक्शन भी सेम है और रेजिस्टेंस की तरफ अपन जा रहे हैं और अपनी लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो अपन क्या लेंगे, प्लस I1 R1, फिर यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद नीचे आएंगे तो प्लस I1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से शुरू किया माइनस E1, फिर ऊपर गए, करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है तो I1 R1, फिर नीचे आए तो I1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू 0, और ये होगी अपनी इक्वेशन 1। फिर इसके अंदर देखो सेकंड लूप जब लगाई तो देखो यहाँ से शुरू करें इस नोड पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा, I2 R2, फिर इधर से आएंगे तो प्लस का साइन आ रहा है, प्लस E2, फिर यहाँ से घूम के इधर जाएंगे, अपनी I की डायरेक्शन ये है और उधर से जो करंट आ रही है उसकी डायरेक्शन ये है, डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब साइन क्या लेना है अपन को, निगेटिव, और निगेटिव साइन के साथ अपने पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या हुई इक्वेशन 2। फिर अपन क्या करते थे, मतलब जैसे अपन को रेजिस्टेंस का कोई मतलब वैल्यू प्रोवाइड करा दी और अपन को इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा दी E1 E2 की, मतलब बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू प्रोवाइड करा दी, तो अपन क्या करते थे, I1 और I2 की वैल्यू डिफाइन करते थे। इस टाइप से अपन दोनों लूप को सॉल्व करते थे और ये अपना क्या हो जाता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो अपन ने पढ़ा किरचॉफ का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, मतलब ये अगर तुम्हें डिजिटल उसका एनालॉग का थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता है तो अपन बढ़ सकते हैं किसकी तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ। ठीक है, तो देखो अपन चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑप एम्प की तरफ। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम से ही लग रहा होगा, ऑपरेशनल मतलब संक्रियात्मक, मतलब ये कुछ ना कुछ संक्रियाएं करने के लिए बनाया गया है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो होता है अपने पास इस टाइप से। इसके अंदर जो मेन आईसी लगी होती है वो होती है 741, फिक्स होती है ये IC 741 ही लगी होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है जो नॉर्मल बेसिक डायग्राम होता है वो ये होता है। बाकी इसके अंदर एक और डायग्राम बनाएंगे अपन, उसके अंदर यहाँ से कनेक्टेड होएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले नॉर्मल चीज़ें समझ लो ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, ये अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये यूज किस लिए होता है समझाते हैं सर्किट डायग्राम को, 1 मिनट रुकना।
देखो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है is used to perform arithmetic operations। arithmetic operations कौन से होते हैं? like adding, subtracting, integrating, differentiating, मतलब जो अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या काम में आता है? जो अपने एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अपन काम में लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब जैसे अपन को दो वोल्टेज अप्लाइड है, उन वोल्टेज का सम करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनका लॉग लेना है, उनका एक्सपोनेंशियल लेना है, उनका इंटीग्रेशन करना है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो सर्किट अपन काम में लेंगे वो अपना क्या होएगा? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है? दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक टर्मिनल होता है आउटपुट का। इनपुट टर्मिनल मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी काम में लिया जाता है। मतलब जो इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर कब काम में लेंगे? जब अपन को उनके बीच में डिफरेंस निकालना हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर दो इनपुट टर्मिनल्स है और एक आउटपुट टर्मिनल्स है। जो इनपुट टर्मिनल्स पे उस पे एक पे तो निगेटिव साइन शो किया गया है, एक पे पॉजिटिव साइन शो किया गया है। नेगेटिव साइन वाले को नाम दिया गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल और पॉजिटिव वाले को नाम दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल जो नाम दिया गया है उसको इन्वर्टिंग ही क्यों दिया गया है? देखो, जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई इनपुट अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है, जो भी उसका इनपुट अप्लाइड है उसको जब आउटपुट पे पहुंचाएगा तो इन्वर्टेड आउटपुट पहुंचाएगा, मतलब साइन चेंज करके पहुंचाएगा, मतलब उसका फेज चेंज करके पहुंचाएगा। जैसे तुम्हारे पास कोई इनपुट अप्लाइड था पाई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई इनपुट अप्लाइड था पाई और जब लास्ट में आ रहा है तुम्हारे पास आ रहा है वो माइनस पाई होके, मतलब उसका फेज क्या चेंज हो, फेज चेंज हो गया क्या? पाई से माइनस पाई हो गया तो फेज चेंज हो गया उसका, तो इसलिए फेज चेंज कर देता है वो, इसलिए उसको बोला जाता है इन्वर्टिंग। और सेकंड वाला है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी तुम इनपुट अप्लाई करोगे वो इनपुट एज इट इज आउटपुट पे आएगा। मतलब अगर तुम पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव पहुंचेगा, निगेटिव अप्लाई कर रहे हो तो निगेटिव पहुंचेगा, मतलब वो फेज में चेंज नहीं करता है। और फेज में चेंज नहीं करता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक चीज़ याद रखना, मतलब याद क्या रखना, जब तुम आगे सोल्व करोगे तो पता चलती जाएगी चीज़ें, पर पहले से पता होनी चाहिए। इसलिए एक चीज़ देखना इसमें, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो 180 डिग्री का फेज देता है। मतलब देखो, तुम इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर कोई भी तुम इनपुट अप्लाई करोगे तो वो सीधा सीधा 180 के फेज पर घूमकर आउटपुट पे आएगा, है ना। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका फेज क्या होता है? फेज चेंज 0। ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर आईसी जो लगी होती है वो कौन सी होती है? 741 आईसी, ये फिक्स होती है 741 आईसी। ठीक है। दो इसके अंदर वोल्टेज सेचुरेशन के दो इसमें क्या लगे होते हैं? दो टर्मिनल से, एक प्लस वी सेचुरेशन के नाम से, एक माइनस वी सेचुरेशन के नाम से। मतलब जैसे तुमने 5 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करी, अच्छा इस पर जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इसको देते हैं अपन नाम V1 और इसको देते हैं अपन V2। इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं V2, इस पर करते हैं V1। जैसे तुमने V1 = 5 वोल्ट अप्लाई करी, ठीक है, और इसका तुम्हें आउटपुट चाहिए तो इसका प्लस वी सेचुरेशन, मतलब प्लस में ये कहाँ तक जा सकती है और ये माइनस में कहाँ तक जा सकती है। तो ये प्लस में अपने मोड तक जा सकती है और माइनस में अपने मोड तक। मतलब
जब ये तुम्हारे पास आउटपुट आएगा तो प्लस वी सेचुरेशन क्या होगा, +5, और माइनस वी सेचुरेशन क्या होएगा, -5। मतलब प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन का मतलब है कि तुमने जो इनपुट प्रोवाइड कराया है वो इनपुट प्लस में कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है, लास्ट, मतलब जब तुम उसका आउटपुट निकालोगे तो लास्ट उसके आसपास ही आउटपुट आना चाहिए, और माइनस में ये कहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे तुमने 5 वोल्ट का इनपुट प्रोवाइड कराया और उससे 7-8 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन तक ही ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है। और जो इसका लास्ट वाला टर्मिनल होता है वो होता है वी नोट, मतलब उस पर अपना क्या आता है, आउटपुट। तो ये चीज़ें अपन लिख ले। Op-amp is used to perform arithmetic operations like adding, subtracting, integrating, differentiating. Op-amp consists two input terminals. Op-amp consists two input terminals as inverting terminal, and non-inverting terminal. And single output terminal. It use only 741 IC. It works on concept of virtual ground. ये चीज़ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है। ठीक है, और अपन ने क्या देखा इसके अंदर, जो अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल प्रोवाइड्स फेज चेंज, in non-inverting terminal, phase change in non-inverting terminal is 0. Voltage are provided at input terminals Op-amp is a हाई गेन सर्किट। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो अपन प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी पढ़ेंगे इसको, कि op-amp इज ए हाई गेन सर्किट। वोल्टेज आर प्रोवाइडेड एट इनपुट टर्मिनल्स, फेज चेंज इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 0 और एट इन्वर्टिंग टर्मिनल इज नॉट 0. It works on concept of virtual ground. It uses only 741 IC. It consists two input terminals and
सिंगल आउटपुट टर्मिनल्स। अच्छा, गेन क्या होती है इसके अंदर, एक चीज़ और देख लो, गेन क्या होती है। गेन मतलब इन हिंदी प्राप्ति। देखो गेन क्या होती है। अच्छा, जो ऑप एम्प है, एक चीज़ और रह गई, ऑप एम्प इज वोल्टेज डिवाइस। मतलब इसके अंदर इनपुट भी अपन वोल्टेज में देते हैं और आउटपुट भी वोल्टेज ही फाइंड करनी होती है अपन को, तो इसको वोल्टेज डिवाइस भी बोला जाता है। हाँ, गेन क्या होती है, गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट। मतलब अपन को कितना रेशियो प्राप्त हुआ उसको अपन कैसे निकालेंगे, जो आया वो और जो दिया वो, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। दे क्या रहे हैं अपन, मतलब प्राप्त भी अपन क्या कर रहे हैं, वोल्टेज, और दे भी अपन क्या रहे हैं, वोल्टेज। मतलब अपन ने कितना वोल्टेज दिया और कितना वोल्टेज अपन ने कितना दिया और कितना लिया। मतलब गेन क्या हो गई, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। मतलब अगर अपन डिफरेंशियल ऑप एम्प की बात करें, मतलब जो डिफरेंस कर रहा है, जैसे एक टर्मिनल पे V1 प्रोवाइडेड है और एक टर्मिनल पे V2 प्रोवाइडेड है, तो अपनी गेन क्या हो जाएगी, V0 बाई V2 माइनस V1, या फिर V0 बाई Vin, आउटपुट बाई इनपुट। और गेन को शो करते हैं अपन A से, गेन को A से शो करते हैं। फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, मतलब V0 बाई Vi। और एक लास्ट और फाइनल चीज़ और देख लो, वो अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन में बताना भूल गए। उसके अंदर देखो क्या होता है, डायोड तुमने देखा है, डायोड किस टाइप का होता है अपने, इस टाइप का, इस टाइप का डायोड होता है। तो डायोड के अंदर जब अपन को करंट निकालनी होती है ID, तो ये क्या होती है, I0 e⁻q VD। VD मतलब वोल्टेज ऑफ डायोड, I0 कोफिशिएंट आता है, ID करंट ऑफ डायोड, E एक्सपोनेंशियल, KT, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। तो ये अपनी क्या होती है, डायोड की करंट। डायोड के करंट में अपन को फाइंड करनी होती है, सॉरी, डायोड के करंट फाइंड करने के लिए अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अपन ने बात करी गेन की। अच्छा, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन होती है वो हाई गेन होती है। ये अपन ने चीज़ लिखी है कहाँ पे, यहाँ पे। हाई गेन क्यों होती है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। जब अपन वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर अपने पास जो Vin होता है वो क्या आ जाता है, Vin होता है अपना V1 माइनस V2, एंड अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वी यूज V1 इक्वल्स टू V2। मतलब सेम हो जाते हैं, V1 और V2 दोनों सेम हो जाते हैं। और V1 और V2 दोनों सेम हो गए, मतलब Vin अपना क्या हो गया, 0, और Vin जब 0 हो गया तो गेन अपनी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन क्या होती है, इनफाइनाइट गेन। यहाँ तक का सफिशिएंट है आज के लिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। अरे ये भी हटते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो, साथ में प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि ये दोनों से इनसे क्वेश्चन आता ही रहता है। मतलब वो पूछ लेता है तुमसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑप एम्प, तो दोनों के साथ में पढ़ लेंगे ताकि कंपैरिजन से अपन को याद हो जाए। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।